अब इसमें जैसे इसमें क्या होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि ये तुम्हारे प्रोजेक्ट की फाउंडेशन है। समझ गए? ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन प्रोजेक्ट की फाउंडेशन है। तुम जीसीसी नहीं पढ़ोगे एक बारी को चल जाएगा, लेकिन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन तुमने नहीं पढ़ी तो आगे चल के तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक एक चीज इसमें क्लियर होती है। क्या क्या होता है देखो, इसमें क्या क्या होगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन देखो, सबसे पहले है जीसीसी क्लॉजेज, मतलब जीसीसी के अंदर जो क्लॉजेज हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे 103 होगा जीसीसी में, 101.3 जो होगा, तो वो जो जैसे अभी मैं दिखा रहा था आर्किटेक्ट, अब आर्किटेक्ट का यहाँ पर डिटेल दिखा रहेगा कि कौन आर्किटेक्ट है प्रोजेक्ट का, उसका डिटेल यहाँ पर गिवन रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देखो, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो हम लोग टैक्स इनवॉइस में भी लिखते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक है, मतलब कि हमारा ड्यूरेशन क्या है प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर लिखा रहेगा। कंप्लीशन डेट क्या है, 12 मंथ का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। देखो डीएलपी भी आ गया ना यहाँ पर, डीएलपी कितना है प्रोजेक्ट का, 12 महीने। कंप्लीशन से 12 महीने क्या है, डीएलपी है आपकी। ठीक, ठीक है, तो मतलब डीएलपी कितना है, 12 महीने का है। उसके बाद जो है एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या हुआ, क्लाइंट। क्लाइंट कौन रिप्रेजेंटेटिव है, क्लाइंट का। ठीक है, वो यहाँ पर रहेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, मतलब पीएमसी कौन है प्रोजेक्ट में, पीएमसी कौन है, तो उसका डिटेल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पीएमसी कौन है वो डिटेल रहेगा। फिर उसका साइट, साइट का एड्रेस क्या है, साइट कहाँ पर है, वो डिटेल रहेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज, लिमिट टू इंक्रीज और डिक्रीज स्कोप ऑफ वर्क। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट टू इंक्रीज डिक्रीज ऑफ वर्क क्या हुआ इसका मतलब, लिमिट टू इंक्रीज डिक्रीज ऑफ वर्क क्या हुआ इसका मतलब। सर वो शायद ये वर्क पीरियड का एक्सटेंशन से संबंधित है सर। लिमिट टू इंक्रीज डिक्रीज, शुभम हम लोग ना ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन देखा है तुमने, टेंडर के अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन देखा है तुमने खोल के, मालूम है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन क्या होता है। नहीं सर, नहीं देखा सर। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो बिलिंग डिपार्टमेंट में है या जिन्होंने, मैं तुम्हें कहा था एक बार अपने साइड का टेंडर उठा के देख लेना, एक बारी को टेंडर को उठा के देख लेना, नहीं देखा। देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, जैसे मैं पहले बताया, ये ऑनर जो है केवल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को ही देख के आइडिया लगा लेते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा क्या होने वाली है और मेरा प्रोजेक्ट किस वे में जाने वाला है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा करना कि नहीं होगा। ठीक है, जीसीसी मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, और जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को सुपर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन जो है सुपरसीड कर देती हैं। ठीक है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में क्या होता है, सारी चीजें लिखी होती हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल हो ना हो, वो कंपनी का अपना एक फॉर्मेट रहता है। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन क्या है, वो सुपरसीड कर देती है जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीसीसी क्लॉजेज, मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के क्लॉजेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है उसके क्लॉजेज यहाँ पर गिवन है। ठीक, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के यहाँ पर क्लॉजेज गिवन है। ठीक, मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में जाओगे 103 पे जो है, 1.3 पे जो क्लॉज रहेगा उसमें ये लिखा होगा आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट मतलब आर्किटेक्ट कौन है प्रोजेक्ट में, हमारा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट कौन है वो यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मतलब प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, उसकी डेट यहाँ पर लिखी रहेगी। ठीक है, कंप्लीशन डेट क्या है, मतलब फाइनल डेट क्या है, प्रोजेक्ट एंड डेट क्या है, और उसके बाद जो डीएलपी जो हम लोग लिखते हैं वो डीएलपी क्या रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ क्या है, डीएलपी है। उसके बाद एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऑनर, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन रहेगा यहाँ पर, प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब जो हेड रहेगा प्रोजेक्ट का उसका नाम रहेगा यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है, क्लाइंट की तरफ से कौन है, और प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब पीएमसी कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब यहाँ पर है पीएमसी कौन है। साइट का मतलब साइट एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है प्रोजेक्ट की, वो यहाँ पर लिखा रहेगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज, लिमिट टू इंक्रीज और डिक्रीज स्कोप ऑफ वर्क, मतलब क्या है, क्या होता है लिमिट टू इंक्रीज डिक्रीज ऑफ वर्क, मतलब वेरिएशन, वेरिएशन इज एप्लीकेबल और नॉट इन दैट प्रोजेक्ट। समझे, ये इसका मतलब है लिमिट टू इंक्रीज डिक्रीज ऑफ वर्क, मतलब वेरिएशन, वेरिएशन एक्सेप्टेबल होंगे कि नहीं होंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसका मतलब ये है लिमिट टू इंक्रीज और डिक्रीज मतलब क्या जो आपको काम दिया गया है क्या क्लाइंट उसमें से काम को कम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, मतलब जो काम आपको दिया है, जो वर्क ऑर्डर मिला है वो तो वो वही करना है, उसमें ना एक ईंट ज्यादा लगानी है ना एक ईंट कम लगानी है।
यहाँ पे लिखा है ना नॉट एप्लीकेबल, मतलब वेरिएशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, रीमेजरेबल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कहा गया है। क्या कहा गया है, रीमेजरेबल कॉन्ट्रैक्ट। रीमेजरेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, जब आप एक एक बिलिंग इंजीनियर जो होता है हमारा, क्या होता है जब बिलिंग इंजीनियर होता है ना हमारा, उसका क्या होता है कि मान लो बिलिंग इंजीनियर क्या करता है, साइट पे जाके चेक करेगा, क्वांटिटी चेक करेगा ना एक बारी को, अगर मान लो उसको टाइम है वो साइट पे जाके चेक करेगा। अब मान लो कि भैया आज उसको टाइम मिला, ठीक है, और उसने जाके चेक कर लिया। अब क्या होता है कि भैया आपने मेजरमेंट लिया, और कई बार क्या होता है कोई वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, यार सर जी मेरे ना ये दीवार अगले 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, अगले 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको पे कर दो। जब तक आपका बिल प्रोसेस होगा तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और सडनली कोविड की तरह सिचुएशन आ जाती है, काम रात को ही बंद, अगले 2-3 साल के लिए बंद, 6 महीने के लिए बंद। अब वो 6 महीने की ड्यूरेशन में क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्टर का जो इंजीनियर था वो भी छोड़ के चला गया, और क्लाइंट का इंजीनियर भी छोड़ के चला गया, और वो पेमेंट भी हो गई। वो पेमेंट भी हो गई, मतलब उसने पूरी दीवार तो करी नहीं, आधी पे ही छोड़ दी, और पेमेंट भी क्लाइंट ने कर दी, क्योंकि क्लाइंट के इंजीनियर ने भी साइन ऑफ कर रखा था, और कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर ने भी साइन ऑफ कर रखा था। 6 महीने के बाद जब साइट खुली, नए बंदे आए साइड पे, उन्होंने मेजरमेंट चेक किया, क्लाइंट के बंदे ने जाके बोला भैया चलो यार जितना काम हो रखा है उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वो गया साइड पे, साइड पे उसने देखा तो ये तो दीवार आधी हो रखी है। उसने कॉन्ट्रैक्टर को कहा सर जी आपको पैसा पहले का मिला हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा सर जी तोड़ दी होगी किसी ने, तोड़ दी दीवार, मैं क्या करूंगा, आपके इंजीनियर ने साइन कर रखे हैं, उसने पूरा पेमेंट कर रखा है। जब पूरा पेमेंट तो तभी किया होगा ना जब उसने देखा होगा साइड पे कंस्ट्रक्ट हुई थी दीवार। तो इस केस में क्या होगा कि वो देनी पड़ेगी, क्लाइंट को वो दोबारा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, क्लाइंट कहता है, कॉन्ट्रैक्टर कहता है सर जी मैं तो नहीं जा रहा आपके साथ में, मेरा बंदा नहीं आएगा, मेरे बंदे के पास टाइम नहीं है कि वो आपके साथ दोबारा मीजर करने के लिए आए साइड पे, मेजरमेंट के लिए। एक बारी जो है आपने, आपके बंदे ने, मेरे बंदे ने जो है वो चेक कर लिया था साइड पे एक एक आइटम को। अब मेरे मेरा बंदा नहीं आएगा, वो कह रहा है, क्लाइंट का बंदा कह रहा है चल भाई मीजर करते हैं, वो मना कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का बंदा मना कर रहा है मेरे पास टाइम नहीं है सर मैं नहीं आ रहा। लेकिन जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स में ये रीमेजरेबल वाली कंडीशन रहेगी, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को जब जब क्लाइंट चाहे तब तक वो उसको बुला सकता है और दोबारा से मेजरमेंट कर सकता है, समझे। रीमेजरेबल मतलब जितनी बारी आज बोला, आज चेक कर लिया कोई बात नहीं, कल मेरे को डाउट है दोबारा चलते हैं साइड में, चल। कॉन्ट्रैक्टर मना नहीं कर सकता है कि भैया मैं नहीं जा रहा, क्योंकि टेंडर में लिखा हुआ है रीमेजरेबल, एनी टाइम क्लाइंट विल आस्क फॉर रीमेजरेबल। चाहे क्लाइंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर कहे, दोनों ही कहें तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी जाना पड़ेगा, क्लाइंट को भी जाना पड़ेगा रीमेजरेबल। अगर किसी को भी डाउट है, क्वांटिटीज जो है कम हो गई, ज्यादा दे दी, क्लाइंट ने कहा ज्यादा पे कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने सर जी कम पे कर दिया चलो मेरे साथ, तो रीमेजरेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए क्लाइंट इस टेंडर में लिखा रहता है क्या, रीमेजरेबल। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब रीमेजरेबल, मतलब कभी भी कोई भी चाहे रीमेजर करवा सकता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हो, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब ये वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहां पर आते हैं हमारे रेट एनालिसिस के अंदर। तो रेट एनालिसिस में यहां से आपको क्लियर होता है कि वाटर एंड चार्जेस लेने हैं कि नहीं लेने हैं। यहां पर क्या कंडीशन थी, वाटर एंड पावर विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट at one point at the building from wherein the contractor has to make his own arrangement for further distribution and removal of the same will be responsibility of the contractor at his own cost। मतलब समझे इस लाइन का, इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, क्या समझे, क्या मतलब हुआ भाई इस लाइन का। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है वो किसी एक ही पॉइंट पे किया गया है, और कॉन्ट्रैक्टर अपने यूज के हिसाब से अलग अलग जगह पे करेगा, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो उसकी चार्जेस में इंक्लूडेड रहेगा। और वही चीज जब काम खत्म हो जाएगा तो हटाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। लेकिन विवेक एक चीज बताओ, इसका हमारे रेट एनालिसिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सर वर्क पड़ेगा सर। क्या पड़ेगा। ये फर्क सर, अगर दूसरी जगह से सर वाटर अगर सप्लाई ले रहे हैं सर, हम्म। तो तो क्या फर्क पड़ेगा, हम रेट एनालिसिस करते हुए वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे।
नहीं नहीं करेंगे सर, करेंगे। अगर वो दूसरी जगह से लेगा तो। दूसरी जगह से क्यों लेगा? जब जी। क्लाइंट उसको फ्री में दे रहा है तो दूसरी जगह से लेगा क्यों? क्लाइंट दे रहा है ना भाई बिजली और पानी। तो जब रेट एनालिसिस जी। आप करोगे तो उसमें कंसिडर नहीं करोगे वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि हाँ यहाँ पर सर। क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जब रेट एनालिसिस बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जी। एंड वाटर चार्जेस वाला कॉलम खाली छोड़ दोगे, ठीक है? ठीक है ना? तो वो हाँ चीज हट सर। जाएगी वहां से, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट कह रहा है कि भैया मैंने मीटर लगा दिया है, मैंने मीटर आपको लगा के दे दिया है, एक कनेक्शन का बोर्ड लगा के दे दिया है, यहाँ से पूरी साइड के ऊपर ले जाना वो आपकी जिम्मेवारी है, अपने खर्चे पे ले जाओगे। जो बिजली का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, वो मैं पे करूंगा, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बिजली और पानी मैं दे रहा हूँ, सप्लाई मैं करूंगा। आपको मैंने एक, मान लो एसटीपी का पानी का टैंकर ला के छोड़ दिया उसने साइड पे, भैया अब वहां से साइड के अंदर कहीं भी ले जाना है वो तेरी जिम्मेवारी है, वो अपने अपने कॉस्ट पे करेगा। लेकिन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तू चार्ज नहीं करेगा मेरे से, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है? देखो अब हमने मोबिलाइजेशन एडवांस कंसिडर किया था बिलिंग के टाइम पे, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस स्टेटेड इन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू बी रिलीज्ड। जब एलओए साइन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर एलओए साइन करेगा, तो क्लाइंट उसको 10% जो है मोबिलाइजेशन एडवांस दे देगा टोटल वैल्यू का। दो किस्तों में देगा, दो पार्ट में करेगा। कैसे? 5% कब देगा? जब कॉन्ट्रैक्टर जो है एलओए एक्सेप्ट करेगा और 5% की बैंक गारंटी दे देगा, ठीक है? और 5% कब करेगा? जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टर जो है कंप्लीट मोबिलाइज कर जाएगा साइट पे, तब। जब क्लाइंट का जो है कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कहेगा हाँ सर, आज की डेट में इसने मशीनरी भी साइट पे ले आया है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन जो इसने कमिट किया था, टेंडर जब कोट करा था तब मटेरियल भी इसने ले आया है, लेबर हेड कैंप भी बन गया है, ऑफिस वगैरह सब कुछ इसने ओके कर दिया है। अब इसका 5% लास्ट वाला जो 5% है वो भी रिलीज कर दो। 5% शुरू वाला कब करेंगे? जब एलओए वो साइन करके दे देगा तब बैंक गारंटी देगा वो 5% की भी। बैंक गारंटी दे दिया, 5% रिलीज। 5% कब? जब वो साइड पे मोबिलाइज कर जाएगा फुली, फुली साइड पे मोबिलाइज कर जाएगा, तब हम उसको 5% और रिलीज कर देंगे। मतलब टोटल कितना पे करना है हमने मोबिलाइजेशन एडवांस? 10%। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये हमें कहां से पता चलता है? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, अभी बताओ। है ना इंपॉर्टेंट? इसीलिए है जीसीसी सर। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसका नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ मोबिलाइजेशन एडवांस शैल बी फुली रिकवर्ड व्हेन 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज बिल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। वही चीज जो हमने डिस्कस किया था कि 80% काम होने से पहले पहले कॉन्ट्रैक्टर से हम क्या करेंगे? 80 जो अपना मोबिलाइजेशन एडवांस जो हमने पे किया है वी विल रिकवर दैट अमाउंट, ठीक है? तो यहां से क्लियर हो जाता है हमारे को। नेक्स्ट क्या है? सिक्योर एडवांस। सिक्योर एडवांस समझ रहे हो? सिक्योर एडवांस मतलब कोई भी, क्या होता है कई बार ना हम लोग, सिक्योर एडवांस क्या होता है? मटेरियल के अगेंस्ट में भी पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। अगेंस्ट मटेरियल, मान लो कॉन्ट्रैक्टर कभी क्या करता है, मटेरियल परचेज करके ले आता है, स्टील परचेज कर लेता है, या कोई ऐसा आइटम जो कि खराब होने वाला नहीं है सालों सालों तक, स्टील उसने परचेज कर लिया, आज सस्ता मिल रहा है उसने परचेज करके रख लिया। या टाइल्स हैं, आज सस्ती मिली उसने परचेज करके रख लिया। तो वो क्या करता है क्लाइंट से ना, बड़े प्रोजेक्ट में वो क्लाइंट से पैसा लेता है कि सर देखो कि मैं मटेरियल लेके आ गया हूं। अब देखो क्लाइंट की साइड से मटेरियल बेशक से कॉन्ट्रैक्टर का होगा, लेकिन तब तक वो मटेरियल को बाहर नहीं लिया जा सकता जब तक क्लाइंट के साइन ना हो। होता है कि नहीं होता है? भाई कोई भी चीज जब तक साइन ऑफ ना हो तब तक क्लाइंट के, जब तक उसको साइट नोट नहीं मिल जाता ना, गेट पास नहीं बन जाता उसका कोई भी मटेरियल का, चाहे वो खुद का ही क्यों ना हो, तब तक वो बाहर नहीं लिया सकता है साइट से क्लाइंट के परमिशन के बिना। तो वही चीज है, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कोई मशीन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर कोई मटेरियल परचेज कर लेता है तो उसके अगेंस्ट में वो जो है सिक्योर एडवांस मांगता है क्लाइंट से कि सर मेरे को मटेरियल की कॉस्ट दे दो, फिक्सिंग वाली कॉस्ट बाद में, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट तो दे दो। ये दो मेरा बिल ले लो, जो मटेरियल का मैंने परचेज किया है ये बिल है, इसका जो भी आपने 30-40% जो भी पेमेंट करना वो कर दीजिए। तो वो उसके अगेंस्ट में जो है सिक्योर एडवांस मांगता है क्लाइंट से। तो क्लाइंट उसको, अगर उसके क्लॉज में हुआ देना तो वो देगा। जैसे इस क्लॉज में क्या है? नॉट एप्लीकेबल, तो मतलब कोई भी मटेरियल का सिक्योर एडवांस क्लाइंट पे नहीं करेगा, ठीक है? अगर उसके क्लॉज में रहेगा हाँ चार्ज पे मतलब क्लेम कर सकते हो, देन कॉन्ट्रैक्टर विल क्लेम, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट क्लेम एनी सिक्योर एडवांस अगेंस्ट एनी
मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यहां पे लिखा हुआ टाइम ऑफ इशू पेमेंट सर्टिफिकेट, टाइम ऑफ इशू पेमेंट सर्टिफिकेट, एडॉक पेमेंट 10 डेज कैलेंडर डेज और बैलेंस 30 डेज। मतलब समझे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझे, एडॉक हमने डिस्कस किया था ना, एडॉक एडवांस पेमेंट, मतलब 1 करोड़ का बिल दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा सर जी मेरे को अभी काम चलाने के लिए 50-60 लाख रुपए दे दो, और बाकी का पेमेंट कब देना, जब मेरा पूरा बिल सर्टिफाई हो जाए, जब काट पीट के आप में 10-5 जो भी लाख रुपए कटने होंगे बिल में, जो भी एक्स्ट्रा फॉल्स क्लेम रहेगा वो काट पीट के जब फाइनल बिल मेरे को अमाउंट सर्टिफाई कर दोगे तो तब मेरे को दे देना, बाकी मेरे काम चलाने के लिए 50-60 लाख रुपए दे दो अभी। तो वो 50%, 60% जो है वो कब कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा, ये क्लाइंट कब पे करेगा, 10 दिन के अंदर। बाकी 30 दिन की कैलेंडर साइकिल है, 30 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट ने पेमेंट करनी ही करनी है एनी एंड हाउ। वो 30 लाख रुपए जो बचेगा ना, 50 लाख रुपए काटने के बाद जो बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस पेमेंट क्लाइंट को कब करनी है, 30 दिन के अंदर करनी है, जब बिल चेक हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अभी हाल फिलहाल में आपसे कितना मांग रहा है, 50-60 लाख रुपए जो भी उसकी होगा, ठीक है, वो मांग रहा है। ठीक है भाई, आया समझ में, शुभम, सुभाष, आ रहा है समझ में? जी सर। होता है कि नहीं होता तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐसा? होता है सर। होता है ना? ठीक, तो ये यहीं से जी। ये यहीं से पता पता था तुम्हें, यहाँ से पता चलता ही है, वर्क ऑर्डर से। पता था कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से कैसे वो जी। कर रहा है, हमसे बहस कर रहा है कि पैसा दे दो, ये दे दो। वो जब भी तुम मना कर दो वो दिखाएगा सर जी वर्क देखो ऑर्डर में हाँ, तो ये वर्क ऑर्डर की पार्ट है वर्क ना। ऑर्डर में दिया रहता है सर। हाँ, यही वही तो है, जी ये जी। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन ही तो है जी ये वर्क ऑर्डर का ही पार्ट है। जी। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कि मुझे जी क्लेम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये चीज देखना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। समझो। ठीक, उसके जी। बाद क्या है, टाइम ऑफ पेमेंट एम्प्लॉयर, वही है 30 डेज फ्रॉम द कैलेंडर, जिस दिन भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है बिल रिसीव कर लेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बिल रिसीव कर लेगा या बिलिंग इंजीनियर रिसीव कर लेगा बिल, उसके 30 दिन के अंदर जो है पेमेंट करनी करनी है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो समझने वाली बात क्या है, कॉन्ट्रैक्टर ना घसड़ पचड़ करके आधा अधूरा बिल सबमिट कर देता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, आधा अधूरा बिल सबमिट कर देता है क्लाइंट को, और जैसे ही क्लाइंट ने रिसीविंग दिया ना, तो उसका मीटर चालू, उसके 30 दिन चालू। अब तुम बिल चेक करने लगे, तुम्हें पता चला यार इस पे तो मेजरमेंट ही पूरी नहीं है, यार इस पे तो साला वो हमने जो कही थी ड्राइंग्स नहीं लगा रखी है इसने, प्रोग्रेस ड्राइंग, इसमें तो साला कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं। थर्डली इसकी सॉफ्ट कॉपी उसने जमा नहीं कराई। फिर नेक्स्ट कि भैया उसने जो है डॉक्यूमेंट पूरे नहीं लगाए, कंप्लायंसेस वगैरह नहीं लगा रखे, वाटर सील नहीं लगा रखी है। तुम ये मांगते 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 वो पूरा महीना खा जाएगा तुम्हारा, और तुम टेंशन में बैठे रहोगे, यार मैंने बिल तो रिसीव कर लिया है, और जब तक मेजरमेंट पूरी नहीं लगाएगा कॉन्ट्रैक्टर तब तक मैं बिल सर्टिफाई कैसे करूंगा। तो इसके लिए जब भी रिसीविंग दो कॉन्ट्रैक्टर को, तो पहले जो है पूरा बिल एक बारी गो थ्रू कर दो, आधा 1 घंटा 2 घंटा लगा के एक बारी बिल को पूरा गो थ्रू कर लो, तब उसको रिसीविंग दो कि हाँ आई हैव रिसीव दिस। अदरवाइज उसके बिल पे लिख दो, कवर लेटर पे लिख दो, यू हैव नॉट सबमिटेड दिस डॉक्यूमेंट, यू हैव नॉट सबमिटेड दिस डॉक्यूमेंट, यू हैव नॉट सबमिटेड दिस डॉक्यूमेंट, दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग योर बिल। भाई कल की डेट में तुम अगर बिल तुमने बिना वर्बली बात किए तुमने वापस थमा दिया, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा सीनियर तुमसे पूछेगा भाई क्यों बिल वापस दिया, वो तो काम बंद कर देगा। तो तुम रीजन तो दे सकते हो ना, सर जी मैंने बिल पे लिखा हुआ है कि मैं इन इन रीजन की वजह से इसको बिल रिटर्न कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट बिल के साथ में नहीं थे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस बिल। व्हेन यू विल सबमिट ऑल दिस डॉक्यूमेंट देन आई विल रिवाइज अगेन, एंड इफ देयर इज एनी डॉक्यूमेंट इज मिसिंग देन आई विल अगेन रिटर्न। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में जाता रहता है, कॉन्ट्रैक्टर हमेशा फिर परेशान रहेगा। तो जब भी एक बारी कॉन्ट्रैक्टर 1 महीने परेशान हो गया ना, तो अगले महीने से उसका जो है इंजीनियर जो है पूरे डॉक्यूमेंट ला के तब आपको बिल जमा कराएगा। अदरवाइज जो भी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि कितनी दिक्कतें होती है बिल को सर्टिफाई कराने में, डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने में कॉन्ट्रैक्टर से। पता चला कभी कार पॉलिसी एक्सपायर हो रखी है, कॉन्ट्रैक्टर कार पॉलिसी नहीं दे रहा है, कभी डब्ल्यूसी एक्सपायर हो रखी है, कभी टीपीआई एक्सपायर हो रखी है, कभी लेबर लाइसेंस एक्सपायर हो रखा है, और उसका बिल जो है पड़ा हुआ है हमारी टेबल पे, और बॉस डंडे पे डंडे मार रहा है कि भैया क्यों नहीं बिल सर्टिफाई कर रहे हो। तो ये चैलेंजेस आते हैं, आते कि नहीं आते साइड पे भाई, आए हैं कि कभी किसी के फेस किए चैलेंजेस?
साइट वालों ने तो नहीं किए होंगे, तुमने किए हैं सुभाष कभी? करते हो ना जी ये सर। चैलेंजेस फेस, होते कि नहीं होते हैं? जी और उसके जी, चक्कर चेक देखो लिस्टें होती हैं। हैं। चेक लिस्टें होती हैं सर कई, जैसे हाँ क्वालिटी की। बिल्कुल, चेकलिस्ट और बिल कुछ चेकलिस्ट। पीएफ के होते हैं। तुम्हारी बिल चेकलिस्ट है कि नहीं है? जी। बिल चेकलिस्ट है? बिल चेकलिस्ट समझते हो पीएफ क्या के होता भी है? हैं? जी, पीएफ के चालान की वजह से भी होता सर। बिल चेकलिस्ट है तुम्हारे पास? बिल चेकलिस्ट है तुम्हारी? जी जी। क्या होती है बिल चेकलिस्ट? उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है सर बिल के साथ में, तो उस बिल पे के साथ मेंशन सबमिट होता है करने कि पड़ते हैं। इस बिल के साथ में आपने क्या क्या जी जमा कराने हैं। जैसे हमारी साइट की जी चेकलिस्ट होती है ना, जैसे फॉर्म वर्क लगाना है तो उसकी एक चेकलिस्ट होती है, रीइंफोर्समेंट बांधनी है उसकी एक चेकलिस्ट होती है। जी वैसे ही बिल रिसीविंग की एक चेकलिस्ट होती है। अगर बिल हम वो बिल कॉन्ट्रैक्ट, वो जो चेकलिस्ट है ना वो कॉन्ट्रैक्टर को शुरू में दे देते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर अवार्ड करते हैं तो उसी टाइम पे वो चेकलिस्ट दे देते हैं कि भाई फ्यूचर में कभी भी तू बिल लाएगा तो ये डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं लगे तो तेरा बिल तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो तू हमें परेशान मत करियो कि सर मैंने तो बिल दे दिया आधा अधूरा करके, और जो है ये तुम्हारा बिलिंग इंजीनियर परेशान कर रहा है। तो हम अपने आप को भी सेफ रखने के लिए और उसको सचेत करने के लिए, भैया तू समझ जा, सुधर जा, अगर तेरे को ढंग से कंप्लायंस के साथ में काम करना है तो बिल लाइयो, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा तेरा बिल। फिर हमें प्रेशर मत करियो कि बिल नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रही है, काम कैसे करूं। वो चीज से बचने के लिए हम उसको बिल चेकलिस्ट देते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे उसको आगे, बिल चेकलिस्ट कैसे होती है। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है कि रिटेंशन मनी। अब देखो रिटेंशन मनी जो हम बिल में काटते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेंशन मनी क्या है। रिटेंशन अमाउंट ऑफ 5% शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच आर ए बिल। समझ गए? बिल में जो हम रिटेंशन मनी रोकते हैं उसकी परसेंटेज कहाँ मिलती है? यहाँ पे मिलती है कि कितना परसेंट रोकना है। 5% रोकना फ्रॉम ईच आर ए बिल। और 50% कब रिलीज करना है? व्हेन जो है 30 दिन हो जाएंगे किसको रिलीज किए हुए, हमारे को वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब प्री फाइनल बिल के सर्टिफाई होने के 30 दिन के अंदर जो है हम उसका 5% रिटेंशन अमाउंट जो हमने पूरा काट रखा होगा वो रिलीज कर देंगे। और 5% कब रिलीज करेंगे? व्हेन फाइनल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। समझे भाई? क्लियर है? ये कंडीशन क्लियर हो गई? ठीक। फिर क्या है कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट, जो कि रेट एनालिसिस में लेते हैं। यहाँ पे क्लाइंट ने क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एस्टैब्लिश ओवरहेड प्रॉफिट शैल बी 15% ऑफ द आइटम कॉस्ट। ठीक है। टैक्सेस टू बी एडेड सेपरेटली एंड स्पेसिफाई द सेम। क्लियर? इस मतलब टैक्सेस उसके बाद जुड़ेंगे, जो सीओपी लगता है उसके बाद रेट एनालिसिस में हम लोग टैक्सेस को ऐड करेंगे। वो 15% जो है ओवरहेड प्रॉफिट जो है हम कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर जो है हम लोग टैक्सेस लगाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्या है, वर्क अप्रूवल चेंज रिक्वेस्ट, WCR। ये क्या होता है? जहां पे लिखा हुआ ज्वाइंटली एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या है ये क्या है? ये JMR है। JMR शीट, JMR या कोई अलग से आइटम हम कर रहे हैं, कोई अलग से स्किल, कोई भी चीज अलग से हम कर रहे हैं, तो अगर वो करनी पड़ रही है, वेरिएशन नहीं, कोई अलग से आइटम हमें, या कह सकते हैं कि इन वेरिएशन ही कह दो एक ढंग से, इसको भी वेरिएशन ही है कि क्लाइंट और कंसल्टेंट की और कॉन्ट्रैक्टर की रजामंदी से कोई भी अगर हमें चेंज करना पड़ रहा है साइड पे, तो वो चीजें जब तक दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो नहीं वो होगा। ठीक है। कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भैया हमारा जो है यहाँ पर WCR वर्क ऑर्डर चेंज रिक्वेस्ट जो है, जब तक क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव म्यूचुअली एग्रीड नहीं होंगे तब तक वो नहीं होगा। टाइम फॉर कंप्लीशन, टाइम फॉर कंप्लीशन मतलब प्रोजेक्ट एंड डेट क्या लिखा हुआ है? 15 मार्च जो भी है। इशू ऑफ लेटर कहाँ से? इशू ऑफ लेटर से, मतलब LOA देने से, वहां जिस दिन LOA मिला उसके बाद जो है डेट, कंप्लीशन डेट 15 मार्च फ्रॉम द डेट ऑफ इशू of LOA, from the date when project manager instructed to contractor mobilization and start pursuant or accept of the earlier। मतलब वही चीज, दोनों चीज, मतलब या तो LOA जिस दिन साइन ऑफ हुआ उसके वहां से 15 मार्च 2000 जो भी डेट था वो, या तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट प्रोजेक्ट मैनेजर ने साइन ऑफ करके दे दिया LOA उस दिन से। ठीक है, ठीक है ना?
तो वो चीजें यहाँ पर जो है आपकी वो कंप्लीशन डेट मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी, कार पॉलिसी मालूम है क्या होता है? कार पॉलिसी मालूम है क्या होता है? ये मत कहना कि हमारी कार, अपनी कार की इंश्योरेंस, ठीक है, वो कार पॉलिसी नहीं होता है, यहाँ पर होता है कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी। क्या होता है भाई प्रशांत, शुभम, ये सुभाष क्या होता है, ये कार पॉलिसी क्या होता है? क्या होता है भाई, इतना गुमसुम क्यों हो भाई तुम? अभी तुमने खुद कहा कि कार पॉलिसी देनी पड़ती है, ये क्या होती क्या है ये? इसमें क्या क्या सिक्योर्ड होता है साइड का, क्या होता है, नहीं मालूम? चलो कोई नहीं, मैं लिंक भेजता हूँ, ये मीटिंग ओवर हो रही है, फिर उसमें डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है।